हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम अपनी जून की मंथली मैगज़ीन कर रहे थे, तो इसमें हमारा इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा था। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमी अपनी कंप्लीट कर देंगे और कल से हम सिक्योरिटी पे स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आज का सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अभी एक एक्सपर्ट का पैनल है जो कि सेटअप किया है, किसने? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है और उन्होंने कुछ ड्राफ्ट, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो प्रिपेयर करी हैं, किसके लिए? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ शेयर्स खरीद सकें। किसमें? सोशल एंटरप्राइजेज में। किसमें? सोशल एंटरप्राइजेज। अब सोशल एंटरप्राइजेज वो बिज़नेस होता है, यहाँ पे मेनली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो बिज़नेस जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना, दूर करना, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना या क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। तो कुछ जो ऐसी सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वो एंटरप्राइजेज लिस्ट होती हैं किसमें? सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसमें? इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है गाइस, फंड रेज करते हैं। अब क्या है, जो आइडिया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें क्या है कि आप कोई भी सोशल एंटरप्राइज़ को लिस्ट कर सकते हो या किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी लिस्ट कर सकते हो। लाइक जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें कितनी कंपनीज़ को आपने लिस्ट किया हुआ है, जैसे टीसीएस को अलग किया है, विप्रो को अलग किया हुआ है, ठीक है। ऐसे टाटा मोटर्स या टाटा स्टील्स एंड मैक्स, मतलब कि कितनी कंपनीज़ हैं उस तरह आपने लिस्ट किया हुआ है। तो उसी तरह इन्होंने बताया जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो आप लिस्ट करते हो कंपनी, उसमें कोई भी सोशल एंटरप्राइज भी हो सकती है या कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो उसमें कैपिटल क्या करा, इन्वेस्ट करना चाहे या शेयर करना चाहिए या डेब्ट करना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह। वो ये जो आइडिया आया था वो यूनियन बजट 2019-20 में आया था। उसके बाद SCBI जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि वो क्या कर सके, इससे रिलेटेड क्या कुछ नॉर्म सजेस्ट कर सकें, गाइडलाइन सजेस्ट करेंगे। जो अभी जो प्रोमिनेंट जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड में, वो UK की है, कनाडा की है, USA, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मॉरिशस की है। अभी क्या है, क्या रिकमेंडेशन दी थी इस पैनल ने, जो एक्सपर्ट पैनल बैठा था, उन्होंने ये बोला है कि हमें कुछ एग्जाम्पशन देनी है, जिसे सिक्योरिटी जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैं उसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें एग्जाम्पशन देने, किसकी? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की, कैपिटल गेन्स टैक्स की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। देखो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपका 1 या 1.2% कुछ पैसा क्या होता है, डिडक्ट होता है एज अ टैक्स, तो उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? लाइक आज आपने शेयर लिया 50 रुपये का, कल आपका वो शेयर 70 रुपये का हो गया और फिर आपने उसको बेच दिया, तो अब आपका जो 20 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ है उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि आपने इन टैक्स में क्या करना है, राहत देनी है जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, किसमें? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में और कैपिटल गेन टैक्स में। दूसरा है जो फिलैंथ्रोपिक डोनर्स। फिलैंथ्रोपिक डोनर्स क्या होते हैं? जो लोग मेनली सोशल वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं और मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ ये डोनेशन देते हैं, ये लोग डोनर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, उन्हें बोला है कि इन डोनर्स को क्या करना चाहिए, 100% एग्जम्पशन देना चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट पे। और इन्होंने ये भी बोला है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन देना चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट पे। इन्होंने बोला है कि एक हम कैपेसिटी बिल्डिंग फंड क्रिएट करेंगे 100 करोड़ रुपए का, जो क्या करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट को क्रिएट करेगा, जिससे हम ओवरऑल सेक्टर की डेवलपमेंट अचीव कर सकें, बूस्ट कर सकें। फिर हमने बोला है कि हमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें एक बार कंसीडर करना चाहिए कि क्या वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं या नहीं। देखो गाइस, अगर आपको पता है कि जो मेनली जो हमारी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एज अ 2% आपको CSR हर साल देना ही है, तो ये रूल है। वो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो अमाउंट आता है वो हम मेनली पब्लिक वेलफेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही है कि हमने फंडिंग को कंसीडर करना है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में देती है। फिर हमने क्या करना है, जो ट्रेडिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंड्स को अलाउ करना है बिटवीन द कंपनीज। अब क्या, जैसे हमने एमिशन ट्रेडिंग देखी थी, उसी तरह इन्होंने ये भी बोला है कि कई कंपनीज होती हैं जो एक्सेस CSR में स्पेंड करती हैं, कुछ होती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम स्पेंड करती हैं, तो वो आपस में वो दो कंपनीज ट्रेड कर सकें, ठीक है। हमें कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी हमें उस तरह
हाउस करना चाहिए, जिस तरह हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हाउस किया हुआ है, ताकि हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइंट के रिलेशनशिप को द्वारा क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होगा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, तो बेनिफिट तो सबसे पहले यही होगा जो काफ़ी, क्योंकि अब हम इतना टैक्स एग्जम्पशन देंगे तो ये उन लोगों को भी अनलॉक करेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे फिलैंथ्रोपिक जो डोनर्स हैं वो आएंगे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडर्स हैं वो आएंगे, और उन इन्वेस्टर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा जो सोशल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे। ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट में इंडिया में देखा जाए कि अभी करंटली सिर्फ 57% ही सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, इस शेयर में इन्वेस्ट करती हैं, जो ये एक तरह से ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी में बैरियर है। इसका मतलब क्योंकि अभी भी 43% है जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें बैरियर्स है ना, तो इस वजह से इन बैरियर्स को पहले हमें रिमूव करना चाहिए, ताकि हम सभी लोगों को इसमें लेके आ सके और सभी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। सोशल एंटरप्राइजेस को अगर हम लिस्ट करते हैं तो इससे क्या होएगा कि हम उनकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ, तो ऑल्सो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल सेक्टर फॉर रूटिंग देयर इन्वेस्टमेंट। बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और अदर इन्वेस्टर्स को भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने लिए देना चाहिए, ताकि वो इस ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करेगा ताकि हम कुछ एसेंशियल जो सोशल सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। अपने सोशल सेक्टर्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, इनको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ये अनलॉक करेगा लार्ज पूल्स ऑफ सोशल कैपिटल और एनकरेज करेगा हमारे फाइनेंस स्ट्रक्चर्स को, जो अभी कोविड की वजह से क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं इन्हें सेटअप करने के लिए? तो चैलेंजेस ये है कि अभी हमें खुद नहीं पता है कि कौन सी सोशल एंटरप्राइज एक्चुअल में है, कौन सी नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है उन्हें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दूसरा है कि वैल्यूइंग सोशल इनिशिएटिव, वेलफेयर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तीसरा ये है कि इंडिया के पास ऑलरेडी मोर देन 2 मिलियन सोशल एंटरप्राइजेस हैं, और हमें तो बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल प्लानिंग चाहिएगी जब किसी भी सोशल एंटरप्राइज़ को जब हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, तो हमें बहुत केयरफुली क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि हमें जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे क्या आएगा, सोशल यूनिवर्सिटीज़ में असेस होएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें हम लेके आ सकते हैं। हमें कुछ पॉलिसी या रेगुलेटरी रिफॉर्म चाहिए जिससे हम इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर सकें और R&D को अपनी सपोर्ट कर सकें। हमें कुछ मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, और उन्हें बताना चाहिए किस तरह से आपको फ़ायदा है सोशल और फाइनेंशियल रिटर्न। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हमें बढ़ाना चाहिए, जाकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, तो जिस तरह नीति आयोग का दर्पण पोर्टल है उसी तरह हमें एक इसमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहिए जिससे क्या कर सके, हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकें और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज। अभी जो है इंडिया का ही पहला गैस एक्सचेंज है, डेट इज़ द इंडियन गैस एक्सचेंज। इसे अभी लॉन्च किया गया है। ये एक तरह की सब्सिडरी है, मतलब कि होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। ठीक है गाइस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की केस सब्सिडरी है। अभी हम देख लेते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या है। ये फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया का। यहाँ पे यही है, ट्रेडिंग होती है एनर्जी की, किस किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी में और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में। इसे रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये इसे रेगुलेट करता है। जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये वन ऑफ द 2 पावर एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में 2 ही पावर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने बताया, दूसरा क्या, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब जरा हम इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ऑफकोर्स ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या आएगा, जो गैस को जिसने बेचना है और जिसने खरीदना है उनको, जो भी मेनली नेचुरल गैस में, इसमें करेंगे, इट विल अलाउ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द नेचुरल गैस टू ट्रेड। वो ट्रेड कर सकते हैं किसमें, स्पॉट मार्केट में भी, फॉरवर्ड मार्केट में भी। अब ये स्पॉट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, इसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यही बताया कि जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होंगे, जो बायर्स और सेलर्स होंगे वो क्या कर सकें, नेचुरल गैस का ट्रेड करेंगे। कौन से, वो दोनों, स्पॉट मार्केट में भी, फॉरवर्ड मार्केट में भी, ताकि जो नेचुरल गैस इंडिया में इंपोर्ट होती है, स्पेशली कहाँ पे, 3 हब्स में आती है। गुजरात के दहेज और हाजीरा में आती है और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से आती है। वहाँ से लोग क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें।
अब जो इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो हमें रीगैसिफाइड की जाती है और बायर्स को यहाँ से क्या बेची जाती है थ्रू द एक्सचेंज। इस एक्सचेंज से ही बायर्स को क्या है उनसे इनको बेची जाती है। इससे क्या होता है, जो हमें बायर्स और सेलर्स के बीच में जो एक वो होता है ना, गैप होता है कि हाँ यार मेरे को अभी चाहिए, मुझे गैस चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन बेच रहा है, और बायर को भी है, सेलर को भी कि मुझे बेचना है, लेकिन उसे बायर का नहीं पता। तो इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे क्या है, ये बैरियर, ये जो गैप है वो ब्रिज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें बायर और सेलर एक दूसरे के काउंटर पार्ट को नहीं जाने पाएंगे। जो डोमेस्टिकेटेड जो हमारी नेचुरल गैस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा उसका प्राइस डिसाइड होता है, और ये गैस एक्सचेंज पे क्या होती है, सोल्ड नहीं होती है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है गैस, वो अभी हमने देखा जाए पिछले 2 सालों से काफ़ी गिर रही है, क्योंकि जो नेचुरल गैस का सोर्स है वो क्या है, काफ़ी लेस प्रोडक्टिव हो रहा है। जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस, वो करंटली सिर्फ लास्ट मतलब कि अगर हमें 200 यूनिट्स नेचुरल गैस की चाहिए तो हम इंडिया में सिर्फ 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और बाकी जो 100 यूनिट्स बची हुई है वो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से। तो इन्होंने यही बताया है कि जो डोमेस्टिकली हम नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं वो करंटली अकाउंट फॉर इवन लेस देन हाफ द कंट्रीज नेचुरल गैस कंजप्शन। बाकी जो इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो अकाउंट करते हैं फॉर अदर हब। इसलिए जो इंडियन गैस एक्सचेंज है वो एनकरेज करता है जो इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसमें ट्रेडिंग की जाए। तो गाइस आपको ये समझ में आया कि जो इंडियन गैस एक्सचेंज है वो मेनली ट्रेडिंग किसकी करेगी, जो इंपोर्टेड गैस होती है ना, इंपोर्टेड नेचुरल गैस है उसकी ट्रेडिंग करेगी। जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस उसकी ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि जो उसके प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और उसे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचते। ठीक है गाइस, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो वैल्यूबल वो नॉन ट्रांसफरेबल होंगे इन नेचर। अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, स्पॉट मार्केट ये है, सपोज करो मुझे अभी इमीडिएट अपना क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए, तो स्पॉट मार्केट वो होती है, तो आप जाओ स्पॉट मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में ये कि मैंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते बाद माल चाहिए या 2 दिन बाद चाहिए, तो फॉरवर्ड मार्केट में कि आप पहले से ही अपना मतलब माल करा दो कि हाँ यार मुझे 2 दिन बाद चाहिए, उस प्राइस पे आपका क्या होएगा, जो करंट का प्राइस है वो उस पर आपका फिक्स हो जाएगा और आपको 2 दिन बाद उसी प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो हाई होप आपको समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ लेते हैं। स्पॉट मार्केट क्या एक पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या कमोडिटीज़ वो ट्रेड होती है इमीडिएट डिलीवरी पे, जबकि फॉरवर्ड मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस है जहाँ पे प्राइस को ऑलरेडी सेट किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फॉर फ्यूचर डिलीवरी के लिए। ठीक है गाइस, अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स क्या हैं, जो इंडियन गैस एक्सचेंज से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें कि हम ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ईजी कर सकते हैं और नेचुरल गैस की प्राइस डिस्कवरी को, ठीक है, और इससे हम अपने ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, जो शेयर ऑफ नेचुरल गैस है ग्रोथ उसमें ईज कर सकते हैं। इंडिया का टारगेट है कि वो नेचुरल गैस का शेयर को बढ़ाए, जो कि इंडिया के तो अभी क्या है, इंडिया का जो नेचुरल गैस का शेयर है वो 6.5% है, और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक वो अपना टारगेट बढ़ा के 15% कर दे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से क्या है, हमें कॉम्पिटिशन मिलेगा अक्रॉस द वैल्यू चेन, जिस वजह से जो हमारे बिजनेस मॉडल्स उन्हें हम इनोवेट कर पाएंगे। एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स होगा जिस वजह से ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी ऑफ गैस को सपोर्ट मिला जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट पे चलते हैं, रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। अभी रिसेंटली क्या है, रियल टाइम मार्केट रिसेंटली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वो लॉन्च किया गया। देखो क्या है रियल टाइम मार्केट, देखो नाम से ही पता चल रहा है मार्केट में ये मार्केट में क्या करते हैं, आप वहाँ पे सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ आप सामान बेचने वाले होते हैं। उसी तरह रियल टाइम मार्केट में भी क्या आएगा, एक तरह से मार्केट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी की क्या होएगी, खरीद बेच होगी। ठीक है, तो इसमें यही है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है, पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी इसको लॉन्च किया गया है। रियल टाइम मार्केट क्या है, ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होएगी, जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। इस ऑक्शन में क्या आएगी, दिन में 48 टाइम्स इसको बेचा जाएगा। इसका मतलब हर आधे घंटे बाद इसकी क्या लगे करेगी, नीलामी लगेगी, आओ तुम ले लो भाई, जिसको चाहिए ले लो। ठीक है, ये 2 प्लेटफॉर्म से मेनली ट्रेड किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा हमारा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, और हमारे पास 2 ही है वैसे भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसको रूट कौन करेगा, अब यार बताओ, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है, उसे लेनी है, तो यार इलेक्ट्रिसिटी भी तो सप्लाई करेंगे ना, वो कौन करेगा, वो काम करेगा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये इलेक्ट्रिसिटी को रूट करेगा फ्रॉम सप्लाई सोर्सेज टू कंजप्शन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स के। रियल टाइम मार्केट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ अमेंडमेंट्स लाए थे, जो हमारे रेगुलेशन हैं उनमें कुछ हमने अमेंडमेंट लाए थे, जैसे पावर मार्केट रेगुलेशन
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड रेगुलेशन और ओपन एक्सेस इन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन रेगुलेशन, इनमें हमने क्या किया था, कुछ अमेंडमेंट किया था। जरा अभी हम ये देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, पहला एनर्जी एक्सचेंज इंडिया में है। ये क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मेनली इलेक्ट्रिसिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी में और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड क्या है, ये भी इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशनली प्रमोट पावर एक्सचेंज है। इसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हो, किसमें, पावर और एलिड प्रोडक्ट्स में। अब जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जा रहा है, एक एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। सी गाइस, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये पूछ लेता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या किस तरह की बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है जो किसके अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ये क्या करती है, ये देखती है कि यार जो होलसेल हमारी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव बनी रहे, एफिशिएंट बनी रहे, ठीक है, और एडमिनिस्टर करती है। इसके में 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है और एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, जिसमें ये इंश्योर करती है कि जो नेशनल पावर सिस्टम है उसका ऑपरेशन क्या रहे, इंटीग्रेटेड रहे, ताकि रिलायबल रहे, इकोनॉमी रहे और सस्टेनेबल रहे। मतलब जो भी पावर का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज हो रहा है, वो रिलायबल रहे, इकोनॉमिकल रहे और एक सस्टेनेबल वे में चलता रहे। ठीक है गाइज, तो इसका बेनिफिट क्या है, जो रियल टाइम मार्केट का इलेक्ट्रिसिटी में क्या बेनिफिट है। देखो, इससे क्या है कि जो हमारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम ऑप्टिमली क्या है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि आप जो आपकी एनर्जी सरप्लस है उससे आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास क्या कभी कभी शॉर्टेज पड़ जाती है सप्लाई की, तो वो एकदम से क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को परचेज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इससे हम कुछ चैलेंजेस को अपने मिटिगेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसे ग्रिड मैनेजमेंट। अभी क्या है, कभी कभी जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन आजकल ज़्यादा चल रही है, जैसे सोलर या विंड एनर्जी मेनली। तो अभी क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या आप शॉर्टर बिडिंग टाइम का मतलब क्या है कि लेन देन का टाइम क्या है, बहुत इजीली आप कम समय में लेन देन कर सकते हो। फास्टर शेड्यूलिंग है, डिफाइंड प्रोसेस है। इससे क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा कहीं ना कहीं क्या आएगा, अच्छा होएगा। इसमें क्या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी पावर परचेज की, और एक तरह से रिलायबल पावर सप्लाई होगी। एक इसमें गेट क्लोजर का कंसेप्ट है, जिससे हमें फर्म जो है शेड्यूल पे बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है यार कि जैसे आपकी जो किसकी सेंसेक्स मार्केट है, आपको पता है वो ऑपरेशनल रहती है शाम के 5 बजे तक और सुबह 10 बजे या 11 बजे उसका टाइम स्टार्ट होता है। उसी तरह इनका भी एक टाइम रह करेगा। ठीक है, जो इस वजह से जो कंपनीज हैं वो थोड़ी क्या रहेंगी, शेड्यूल्ड रहेंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ मार्केट ऑपरेशन। गेट क्लोजर इम्प्लाइज द क्लोजर ऑफ द गेट फॉर ट्रेडिंग, मतलब अब ट्रेडिंग करने का अभी आपका टाइम खत्म हो गया इन रियल टाइम मार्केट, आफ्टर विच द बिड सबमिट टू द पावर एक्सचेंज कैन नॉट बी मॉडिफाइड फॉर अ स्पेशल डिलीवरी पीरियड। ठीक है, तो यही है कि जब तक मार्केट खुली है कि तब तक आप काम करो, उसके बाद जहाँ पे आपने छोड़ दिया तो वहीं पे छोड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्रीडेक्स। अभी क्या है, जो NCDEX है, दैट इज़ द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। किसकी कंट्री का पहला एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स, जिसका क्या बोलते हैं, एग्रीडेक्स। जैसे एनर्जी का पहला एक्सचेंज कौन सा, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। उसी तरह अब एग्रीकल्चर की आपने ट्रेडिंग करनी है, उनके एग्रीकल्चर में आपको शेयर इन्वेस्ट करने हैं, उसका इंडेक्स क्या बोलते हैं, एग्रीडेक्स। ठीक है, अब जो ये NCDEX का एग्रीडेक्स है, ये इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है। इसमें आप 10 कमोडिटीज़ को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे आप MCX होता है, उसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ का आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, प्राइस ट्रैक कर सकते हो। उसी तरह आप जो एग्रीकल्चर की 10 कमोडिटीज़ का आप प्राइस क्या कर सकते हो, या उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जो कि NCDEX प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होगी। 10 कमोडिटीज़ इसमें कौन कौन से, कैस्टोर सीड, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड, ऑयल केक, गुआर गम, गुआर सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया ऑयल एंड सोयाबीन। ये 10 कमोडिटीज़ हैं। इसमें एक अच्छी बात यही है कि कोई भी एक कमोडिटी को वो 40% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये नहीं कि सिर्फ मस्टर्ड सीड ही सारे के सारे इन्होंने ट्रेड कर दी, या फिर एक ही आइटम को नहीं, इसलिए इन्होंने ये इसलिए किया ताकि डाइवर्सिफिकेशन क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, इससे क्या होएगा, पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकेंगे, अपनी हैजिंग कर सकेंगे कमोडिटी रिस्क को लेकर। देखो, हैजिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को लॉस से बचाना। ठीक है, अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को कल नुकसान हो सकता है, तो आप पहले क्या कर देते हो, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, ताकि आप अपने जो लॉस से क्या सको, मतलब कि प्रिवेंट रहो, ठीक है, लॉस ना हो। तो पार्टिसिपेंट को ये हैजिंग करने में, मतलब कि जो कमोडिटी का रिस्क है उससे प्रिवेंट करेगी। ये बेस है, जो एग्रीडेक्स जो आया है वो रिवाइज गाइडलाइंस पे बेस्ड है, जो कि SCBI ने इशू किया था। ठीक है, जो अलाउ करता है कि हाँ आप इन कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। NCDEX ने इसमें पार्टनर किया नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज इंडिसेस से, जो कि ऑलरेडी इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है, लीडिंग इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है, जो मेंटेन करता है और रियल टाइम एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स वैल्यूज़ को। अब आप देखते हो फ्यूचर्स क्या होता है यार, फ्यूचर्स कुछ नहीं है, एक शेयर होते हैं और कुछ नहीं है, एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी कुछ वैल्यू हो, जैसे आप गोल्ड है उसकी कोई वैल्यू है, कोई भी एसेट जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू, जैसे कमोडिटीज़ होगी, प्रीशियस मेटल्स, करेंसी, बॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंज, सब। कॉमन एग्जांपल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से क्या, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सब है। फ्यूचर्स में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ऑफ कोर्स मुझे शेयर लेना है तो मेरे में कहीं ना कहीं मैं जिस कंपनी से ले रही हूँ, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो म्यूचुअल क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो वही है कि एक एग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल कमोडिटी इन अ डेजिग्नेट फ्यूचर मंथ एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन बाय द सेलर एंड बायर एंड सेलर। सिंपल है, आप बस क्या है, शेयर्स की लेन देन कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जिस पे आप दोनों एग्री हो, सिंपल यही है और कुछ नहीं। अब एनसीडीएक्स देख लेते हैं, ये कंट्री का लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि अपनी सर्विस ऑफर करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। ये क्या करता है, वाइड रेंज प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एग्रीकल्चर कमोडिटी का उसका बेंचमार्क सेट करते हैं। ये करता है जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको एक साथ ला के खड़ा कर देता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है, उन्होंने बोला चलो आप जिसने लेना है यहाँ से लो, जिसने बेचना है उसने बेचो, ठीक है। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं, जो कि इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स पे है उसने अभी अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसकी कीमत है 15,000 करोड़। अब इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस फंड से क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेंगे, किसमें, डेयरी और मीट प्रोसेसिंग में या फिर वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एनिमल फीड प्लांट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसके लिए एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है, कौन इस फंड से लोन ले सकता है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, एमएसएमईज ले सकती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ले सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज ले सकती हैं, या फिर कुछ जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ले सकते हैं। फंडिंग क्या है, जो मिनिमम भाई 10% मनी है वो तो बेनिफिशियरी खुद कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी जो बैलेंस 90% है वो उसको एज अ लोन मिल जाएगा किसी भी शेड्यूल बैंक से। गवर्नमेंट इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगी जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसका मतलब यही है गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट का क्या कर देती है, कट कर देती है अपनी तरफ से। लाइक अगर उन्होंने लोन आपको इनिशियली 7% पे दिया है तो वो करिए 2% कट कर देगी, बोले कि ठीक है तुम 5% दो, 2% मैं अपनी तरफ से दे दूँगी, तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। इसमें क्या होगा, 2 ईयर्स का मोरेटोरियम पीरियड होगा जिसमें आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट को आप दे सकते हो, और 6 ईयर्स में आगे आपको रीपेमेंट पीरियड देना होगा, ठीक है। अब क्रेडिट गारंटी फंड भी गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा 750 करोड़ का, जिसको मैनेज किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। जो क्रेडिट गारंटी है वो उन सेक्शन प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो कवर्ड होते हैं अंडर द एमएसएमई डिफाइंड सीलिंग स्कीम। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब कि अगर हम ये फ़ंड डेवलप करें तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगी, मतलब 7 गुना प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे इससे, जिस वजह से क्या है कि हम ओवरऑल रिटर्न या जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनरेशन होगी, 35 लाख लोग क्या होंगे इसमें एम्प्लॉयमेंट होगी। फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगी क्योंकि जो भी वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको 50 से 60% क्या आएगी, उससे इनकम अच्छी हो जाएगी, जिस वजह से फार्मर्स की इनकम पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा और फार्मर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए। ऑफ कोर्स अभी हमारा अगर फ़ंड हमें अच्छा मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं हमारा जो इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के क्या ज़रा हालात हैं, देख लेते हैं। 2016-17 में देखा गया जो हमारा आउटपुट वैल्यू है लाइव स्टॉक सेक्टर से, मतलब कि एनिमल से जो हमारा प्रोड्यूस आ रहा है वो मेनली 31.25% है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर से हमें 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, उसमें से 31 रुपये का बेनिफिट मुझे एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्टर से हो रहा है। इंडिया अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ये आपको पता ही होगा। इसमें जो इंडिया की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो 394 ग्राम पर डे है, जबकि अगर हम वर्ल्ड की देखी जाए उनकी पर डे की अवेलेबिलिटी मिल्क की 29 ग्राम है, ठीक है। तो आप देख लो इंडिया की कितनी ज़्यादा मिल्क अवेलेबिलिटी है। अगर हम 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो भी आया था उसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो इंडिया में जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो 535.78 मिलियन है, मतलब कि हमारे पास इतने लाइव स्टॉक हैं, मतलब कि जो दूध देने वाले
क्या बोलते हैं पशु हैं वो हैं, लाइक गाय होगी, इसमें भैंस होगी या फिर बकरी हो गई, एंड मैनी मोर जो लाइफ स्टॉक्स हैं वो सारी इन्होंने बताया कि इतने मिलियन है, या फिर जिनका जो मीट से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उन सबको इसमें कवर किया है। ठीक है गाइस, तो इकोनॉमी हमारी कवर हो गई है। कल से हम अपना सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी के फर्स्ट टॉपिक के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय गाइस।